नमस्कार। सोचिए जरा, एक ऐसा सफर जो साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ढोने से शुरू हुआ और आज चांद के साउथ पोल पर जा पहुंचा है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की, उसी अविश्वसनीय और जबरदस्त कहानी की। अभी हाल ही की बात है, भारत ने एक नया इतिहास लिख दिया। अपने चंद्रयान 3 मिशन को कामयाबी से चांद के उस हिस्से पर उतारा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। उबड़ खाबड़ और अनछुआ दक्षिणी ध्रुव। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, बल्कि दुनिया की चुनिंदा स्पेस पावर्स के क्लब में भारत की एक मजबूत एंट्री थी। लेकिन ये जो कामयाबी है ना, ये कोई एक रात की बात नहीं है। इसके पीछे छिपी है 60 साल की मेहनत, जबरदस्त सोच और कभी हार न मानने वाली जिद। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो भारत के स्पेस प्रोग्राम की कहानी शुरू होती है एक शख्स से, एक विजनरी से, डॉक्टर विक्रम साराभाई। 1960 के दशक में उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करेगा। और इसी सपने की वजह से उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और ये सपना बस सपना नहीं रहा, बड़ी तेजी से हकीकत बना। 1962 में एक छोटी सी कमेटी से शुरुआत हुई और देखते ही देखते अगले ही साल पहला रॉकेट लॉन्च हो गया। 1969 तक इसरो का गठन हो चुका था और फिर 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च कर दिया। ये दुनिया के लिए एक साफ संदेश था कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। तो ठीक है, नींव तो रख दी गई, लेकिन एक स्पेस प्रोग्राम चलता कैसे है? सोचिए, रॉकेट तो बस एक ट्रक की तरह है। असल चीज तो वो है जो उस ट्रक में रखा है, यानी सैटेलाइट। और वो ट्रक जा कहाँ रहा है, यानी ऑर्बिट। चलिए इन दोनों चीजों को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। तो सैटेलाइट्स ना असल में पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग हाईवे पर घूमते रहते हैं। इन्हीं हाईवेज को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। और इनमें 3 मेन हाईवेज हैं: लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी GEO। और जैसे अलग अलग हाईवे अलग अलग शहरों को जोड़ते हैं ना, वैसे ही हर ऑर्बिट का अपना एक खास काम है। LEO जो धरती के सबसे पास है, वो मैपिंग और निगरानी के लिए बेस्ट है। MEO समझ लीजिए ये GPS वाला हाईवे है। और जियो जो बहुत दूर है, वहाँ से एक सैटेलाइट धरती के बहुत बड़े हिस्से पर नज़र रख सकता है, इसलिए ये कम्युनिकेशन और मौसम की जानकारी के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सैटेलाइट्स क्या है और उसे कहाँ भेजना है। अब सवाल ये है कि उसे वहां तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए चाहिए तगड़े और भरोसेमंद रॉकेट्स, जिन्हें हम लॉन्च व्हीकल्स कहते हैं। और यहाँ भारत ने एक अलग रास्ता चुना। दूसरों से मांगने के बजाय हमने अपने रॉकेट्स खुद बनाए। और ये तस्वीर देखिए, ये पूरी कहानी खुद बताती है। 1980 के दशक में छोटू से SLV से शुरुआत हुई थी और आज हमारे पास है बाहुबली LVM-3, जो हजारों किलो वजन उठाकर बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। क्या गजब का जंप है ना? इन रॉकेट्स में से एक नाम तो सुना ही होगा, PSLV। ये इसरो का वर्कहॉर्स है, मतलब सबसे ज्यादा काम करने वाला, सबसे भरोसेमंद साथी। चंद्रयान 1 हो या मंगलयान, भारत के बड़े बड़े ऐतिहासिक मिशंस इसी की पीठ पर सवार होकर गए हैं। तो आखिर PSLV इतना सफल क्यों है? इसका राज छिपा है इसके अनोखे 4 स्टेज वाले इंजन में। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करता है। शुरुआत में जोरदार धक्के के लिए सॉलिड फ्यूल और ऊपर जाकर आराम से कंट्रोल करने के लिए लिक्विड फ्यूल। यही कॉम्बिनेशन इसे इतना भरोसेमंद बनाता है। लेकिन PSLV हर काम नहीं कर सकता था। जो भारी भरकम सैटेलाइट्स हैं, उन्हें बहुत ऊपर जियो तक भेजने के लिए एक और पावरफुल रॉकेट चाहिए था। और तब पिक्चर में आया GSLV। इसके लिए इसरो को एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी मास्टर करनी पड़ी, क्रायोजेनिक इंजन, मतलब सुपर ठंडा लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला इंजन। ये टेक्नोलॉजी हासिल करना इसरो के लिए एक गेम चेंजर था। तो अब इसरो के पास अपनी पावरफुल रॉकेट्स थे, मतलब अब हम सिर्फ पृथ्वी के चक्कर काटने तक सीमित नहीं थे। अब निगाहें थीं और आगे, चांद और मंगल पर। साल 2008 इसरो ने भेजा चंद्रयान 1 और इसने दुनिया को हैरान कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चांद के चक्कर लगाने नहीं गया था, इसने चांद पर पानी के मॉलिक्यूल्स खोज निकाले। जी हाँ, पानी।
इस एक खोज ने चांद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। फिर आया साल 2013 और मिशन मंगल यानी मंगलयान। और यहाँ तो इसरो ने कमाल ही कर दिया। मंगल के ऑर्बिट में पहली ही कोशिश में एंट्री, ऐसा पहले किसी देश ने नहीं किया था। पहली कोशिश में। इसके बाद 2019 में आया चंद्रयान 2। ये मिशन कह सकते हैं हिम्मत और सीख दोनों की कहानी है। हालांकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग आखिरी कुछ लम्हों में हो नहीं पाई, लेकिन इस मिशन को फेलियर कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर काट रहा है और वहां से जरूरी डेटा हम तक भेज रहा है। तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या है? ये कि इसरो ने हार नहीं मानी। उस झटके को उन्होंने एक सबक में बदल दिया। जो भी डेटा मिला उसे आराम से एनालाइज किया, देखा कि क्या गलत हुआ और अपने अगले मिशन के लिए कई जरूरी बदलाव किए। और इन्हीं सब सीखों और सुधारों का नतीजा था चंद्रयान 3, एक ऐसा मिशन जो जिद से पैदा हुआ था। इसने एक फ्लॉलेस, एकदम परफेक्ट लैंडिंग की और भारत को चांद पर पहुंचने वाली सुपर पावर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया। लेकिन इसरो की कहानी चांद पर आकर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ से तो एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो आगे क्या है इसरो के प्लान्स में? अगला फ्रंटियर कौन सा है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो है गगनयान मिशन। इसका प्लान है 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना, पृथ्वी के ऑर्बिट में, करीब 7 दिनों के लिए। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो भारत इंसानों को स्पेस में भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसरो अब अपनी निगाहें हमारे अपने सूरज पर डाल रहा है, आदित्य L1 मिशन के साथ। नासा के साथ मिलकर निसार पर काम कर रहा है ताकि हम अपनी ही धरती को बेहतर समझ सकें। यहाँ तक कि वीनस यानी शुक्र ग्रह के रहस्यों को सुलझाने का भी प्लान है। मतलब साफ है, इसरो का विजन अब पूरे सोलर सिस्टम पर है। तो साइकिल से शुरू हुआ ये सफर मून रोवर तक पहुंच गया है। भारत की ये स्पेस जर्नी एक ही बात साबित करती है कि जब इरादे पक्के हों और नया सोचने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसरो ने दिखा दिया है कि बड़े सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती। अब सवाल बस एक ही है, भारत की अगली विशाल छलांग आखिर क्या होगी?